सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग इंग्लिश। अब हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये आपका लेवल 2 वालों के लिए है। एग्जाम डेट है आपकी 6 Jan 2022। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट या मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमको पैसेज पढ़ना है और जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स करने हैं। वैक्सीन्स वर्क बाय ट्रेनिंग एंड प्रिपेयरिंग द बॉडीज नेचुरल डिफेंस। जो वैक्सीन होती है वो कैसे काम करती है? बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है उसकी प्रिपरेशन और ट्रेनिंग के थ्रू। इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, फाइट ऑफ करता है वायरसेस को, और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं दे टारगेट। मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ तो जो वायरस है और जो बैक्टीरिया है उनके अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? काम करता है। आफ्टर वैक्सीनेशन इफ द बॉडी इज लेटर एक्सपोज टू दोज डिजीज कॉजिंग जर्म। वैक्सीनेशन के बाद अगर मान लीजिए बॉडी जो होती है वो उन डिजीज कॉजिंग जो जर्म्स हैं या फिर बैक्टीरिया हैं उनमें एक्सपोज होती है, द बॉडी इज इमीडिएटली रेडी टू डिस्ट्रॉय दैम। तो बॉडी जो होती है वो तुरंत प्रभाव से उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। प्रिवेंटिंग इलनेस, और जो इलनेस है उसको क्या करते हैं? प्रिवेंट किया जाता है। एज ऑफ 3 June 2021, 3 जून 2021 को WHO ने इवेल्युएट किया कि नंबर ऑफ वैक्सीन जो है वो कोविड-19 के अगेंस्ट नेसेसरी क्राइटेरिया जो है उसको मीट कर रही थी। मतलब बहुत सारी वैक्सीन उस टाइम बनाई गई थी फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी, पूरे सेफ्टी मेजरमेंट्स को ध्यान में रखकर और एफिकेसी को ध्यान में रखकर। नाम क्या था उनका? एस्ट्राजेनेका और फाइजर। कुछ नेशनल रेगुलेटर जो हैं उन्होंने भी असेस किया था कुछ कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्ट्स को उनकी कंट्रीज में यूज के लिए। वैक्सीन प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट गेटिंग सीरियसली इल। जो वैक्सीन है उसका मेन काम क्या होता है? वो एक प्रोटेक्शन जो है उसकी हाई डिग्री प्रोवाइड करती है। जब आपको बीमारी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उसके अगेंस्ट वो हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड डाइंग फ्रॉम द डिजीज, और जो बीमारियां होती हैं उनसे बचने के लिए। ऑल्दो नो वैक्सीन इज 100% इफेक्टिव, कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है। द कोविड-19 वैक्सीन आर सेफ फॉर मोस्ट पीपल 18 ईयर्स एंड ओल्डर। जो कोविड-19 वैक्सीन है वो सेफ होती है 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, इंक्लूडिंग दोज विद प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ एनी काइंड, और उन लोगों के लिए भी जो जिनमें प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से कोई कंडीशन जो है वो प्रेजेंट है। जैसे कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, पल्मोनरी डिजीज़ है, लिवर है, किडनी डिजीज़ है, क्रोनिक इन्फेक्शन है। ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं और कंट्रोल्ड होते हैं। चिल्ड्रन और बड़े लोग जो होते हैं उनके अंदर माइल्डर इन्फेक्शन होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। बड़े के कंपैरिजन में देखें अगर तो जो 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं, 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन थोड़ा माइल्ड होता है। सो अनलेस दे आर पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ हायर रिस्क ऑफ सीवियर कोविड-19, तो ये जो होते हैं वो हायर रिस्क जो होता है कोविड-19 का उसमें इंक्लूडेड नहीं है। इट्स लेस अर्जेंट टू वैक्सीनेट दैम, इसलिए उनको वैक्सीनेट करना कम अर्जेंसी होती है ओल्डर पीपल के कंपैरिजन में। मोर एविडेंस इज नीडेड ऑन द यूज ऑफ डिफरेंट कोविड-19 वैक्सीन इन चिल्ड्रन। और ज़्यादा सबूत जो है या एविडेंस जरूरी होते हैं कोविड-19 वैक्सीन को बच्चों में लगाने के लिए, और ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत होती है कि वो उनको हार्म तो नहीं करेगी। वैक्सीन ट्रायल फॉर चिल्ड्रन आर ऑनगोइंग एंड WHO विल अपडेट इट्स रिकमेंडेशन। जो वैक्सीन के ट्रायल होते हैं बच्चों के लिए वो चल रहे हैं और WHO जो है इसकी रिकमेंडेशन को क्या करेगा? अपडेट करेगा। व्हेन द एविडेंस और एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन वारंट्स ए चेंज इन द पॉलिसी। अगर किसी एविडेंस को चेंज करने की ज़रूरत हुई या फिर कोई एपिडेमियोलॉजिकल कंडीशन, एक पर्टिकुलर जगह की जो सिचुएशन होती है वो अगर पॉलिसी में कोई चेंज डिमांड करती है। वैक्सीनेशन के बाद मैक्सिमम केसेस में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे जो आपकी आर्म होती है वो सूज जाती है, कुछ हल्का सा फीवर आता है, टायर्डनेस होती है, हेडेक होता है, मसल और जॉइंट एक होता है। ये इंडिकेट करता है कि पर्सन की जो बॉडी है वो कोविड-19 इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपनी बॉडी में क्या बना रही है? प्रोटेक्शन बिल्ड कर रही है। कॉन्टैक्ट योर केयर प्रोवाइडर, अपने केयर प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करो, दैट मीन्स डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करो अगर रेडनेस और टेंडरनेस यानी कि पेन और जो रेडनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वेयर यू गॉट द शॉट, जहाँ पे भी आपको इंजेक्शन लगा था, और अगर वो 24 घंटे के बाद और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इफ़ द साइड इफ़ेक्ट्स डोंट गो अवे आफ्टर ए कोविड-19 वैक्सीन, और अगर कोविड-19 वैक्सीन के बाद भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं जाते हैं, यू शुडंट रिसीव एडिशनल डोजेज ऑफ द वैक्सीन, तो आपको एक्स्ट्रा डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स एक्सट्रीमली रेयर फॉर सीवियर हेल्थ रिएक्शन टू बी डायरेक्टली कॉज्ड बाय द वैक्सीन। ये बहुत रेयर होता है बहुत सारी हेल्थ रिएक्शंस में कि वैक्सीन के थ्रू उसको डायरेक्टली इंसर्ट किया जाए। टेकिंग पेन किलर सच एज पैरासीटामोल, कई लोग क्या करते हैं वैक्सीन से पहले पैरासीटामोल ले लेते हैं बिफोर रिसीविंग कोविड-19 वैक्सीन टू प्रिवेंट साइड इफेक्ट, मतलब साइड इफेक्ट से बचने के लिए कि पैरासीटामोल ले लो तो फीवर नहीं आएगा, तो ये रिकमेंडेड नहीं है।
दिस इज बिकॉज इट्स नॉट नोन हाउ पेन किलर्स में अफेक्ट हाउ द वैक्सीन वर्क्स, क्योंकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि जो पेन किलर है वो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको कैसे अफेक्ट करेगी। However, you may take paracetamol as other painkillers if you do develop side effects such as pain, fever, headache, muscle ache after vaccination. आप पैरासीटामोल ले सकते हो और अगर आपको कोई साइड इफेक्ट है जैसे कि पेन हो गया वैक्सीन के बाद, फीवर आ गया, हेडेक आ गया, मसल एक हो गया, तब आप ले सकते हो। इवन आफ्टर यू आर वैक्सीनेटेड, अगर आप वैक्सीनेट हुए उसके तुरंत बाद कीप टेकिंग प्रिकॉशंस, कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। वाइल ए कोविड-19 वैक्सीन विल प्रिवेंट सीरियस इलनेस, जो कोविड-19 वैक्सीन है वो क्या करती है, जो सीरियस इलनेस है उसको प्रोटेक्ट करती है और जो डेथ है उसको रिड्यूस करती है। वी स्टिल डोंट नो द एक्सटेंट टू विच इट कीप्स यू फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड, हमें अभी तक नहीं पता है कि किस एक्सटेंट तक ये हमको इन्फेक्टेड रखेगी। एंड पासिंग द वायरस ऑन टू अदर्स, और जो वायरस है वो दूसरी जनरेशन तक पास होगा। नेक्स्ट है पिक द करेक्ट ऑप्शन टू जस्टिफाई वाई वन शुड गेट वैक्सीनेटेड। अब आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि एक आदमी जो होता है या कोई भी इंसान उसको वैक्सीनेट होना जरूरी क्यों होता है। आफ्टर वैक्सीनेशन इन द इम्यून सिस्टम, आफ्टर वैक्सीनेशन द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेज एंड फाइट्स ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया दे टारगेट, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आपकी बॉडी वैक्सीनेट हो जाती है तो वैक्सीनेशन के बाद जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, जो बैक्टीरियाज हैं और जो वायरसेस हैं अगर वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं या फिर अगर वो हमारी बॉडी को टारगेट करते हैं तो ये क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज करेगा, उनको सबसे पहले पहचानेगा और उनके अगेंस्ट फाइट करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वैक्सीन जो होती है वो वर्क करती है कैसे, ट्रेनिंग एंड प्रिपेयरिंग द बॉडीज नेचुरल डिफेंस, बॉडी का खुद का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है उसको ट्रेन करके और उसको प्रिपेयर करके। बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करेगा और फाइट ऑफ करेगा वायरसेस और बैक्टीरिया को जो ये हमारी बॉडी को टारगेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जब हमारी बॉडी को टारगेट किया जाता है बैक्टीरिया और वायरसेस के द्वारा तो हमारी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो इनको रिकॉग्नाइज करके फाइट ऑफ करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 will be correct. Both A and B are correct and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग नो वैक्सीन इज 100% प्रोटेक्टिव बट दे हैव मेड द नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर एफिकेसी। कोई भी वैक्सीन जो है वो 100% प्रोटेक्टिव नहीं है, लेकिन वो कुछ क्राइटेरिया हैं एफिकेसी के साथ जिन पे वो एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरती हैं। हाउ इज इट सो, ऐसा कैसे है। WHO हैज़ इवेल्युएटेड एंड रिकमेंडेड द वैक्सीन, WHO ने इन वैक्सीन्स को रिकमेंड और इवेल्युएट किया है, नहीं, WHO ने इवेल्युएट नहीं किया है। नेशनल रेगुलेटर्स हैव असेस द वैक्सीन, जो नेशनल रेगुलेटर्स हैं उन्होंने इस वैक्सीन को असेस किया है। असेस का मतलब होता है टेस्ट करना, यानी कि किसी चीज़ को बार बार चेक करना। द वैक्सीन हैज़ बीन फाउंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट गेटिंग सीरियसली इल और डाइंग, बिल्कुल सही बात है। जो वैक्सीन है उसको मतलब ऐसा पाया गया है कि वो प्रोटेक्ट करती है या तो किसी व्यक्ति को बहुत सीरियस बीमारी हो जाए उससे बचाने के लिए या फिर उसकी मौत को रोकने के लिए। तो वैक्सीन कब दी जाती है कि उसको सीरियस इलनेस से बचाया जा सके। द वैक्सीन हैज़ बीन फाउंड टू गिव कंप्लीट प्रोटेक्शन, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी बोला है कि कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्टिव नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है पिक आउट द ऑप्शन विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड क्रोनिक एज यूज्ड इन द पैसेज। क्रोनिक होता है जैसे किसी को बहुत लंबे टाइम तक कोई डिजीज होती है, कई लोगों को अस्थमा होता है, कई लोगों को थायराइड होता है, तो उनको हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज, दे आर हैविंग ए वेरी क्रोनिक डिजीज ऑफ अस्थमा, मतलब लंबे टाइम तक चलने वाली, दीर्घकालिक। इसका अपोजिट होता है अक्यूट। अक्यूट होता है छोटे टाइम के लिए जब कोई बीमारी सस्टेन करती है, जैसे कई बार हमको कोल्ड हो जाता है, कई बार फीवर आ जाता है, कई बार हेडेक होता है, सो दिस इज अक्यूट डिजीज। टर्मिनेबल होता है जिसको समाप्त किया जा सके, दिस इज अ टर्मिनेबल सिचुएशन। क्यूरेबल होता है जिसको क्यूर किया जा सके, जैसे कैंसर इज नॉन क्यूरेबल। जो कैंसर है वो कई बार कैसा होता है, नॉन क्यूरेबल होता है, मतलब इनक्यूरेबल, उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, नॉन ट्रीटेबल। और जो डिजीज होती है जैसे डेंगू हो गया, वायरस हो गया या हैजा हो गया, ये सब क्या होता है, क्यूरेबल डिजीज होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाली, दीर्घकालिक। अक्यूट का मतलब होता है छोटे टाइम तक सस्टेन करने वाली। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन बिकॉज दे हैव माइल्डर इन्फेक्शन।
जो वैक्सीन है वो रिकमेंड नहीं होती है उन बच्चों के लिए क्योंकि इनके अंदर माइल्डर इन्फेक्शन है। बिल्कुल सही बात है, जो वैक्सीन है उसको उन बच्चों को रेफर नहीं किया जाता है जिनके अंदर बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वैक्सीन जो होती हैं वो सेफ होती हैं सभी लोगों के लिए जो 18 साल या उससे ऊपर के हैं। बिल्कुल सही बात है। कोविड-19 में जब वैक्सीन दी गई थी तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को दी गई थी जिनकी एज 18 से ऊपर थी। 18 से बिलो एज वालों के लिए ये वैक्सीन बनी ही नहीं थी, क्योंकि जो अडल्ट होते हैं 6 से 12 साल के बच्चे और जो 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। तो इनको पीछे रखा गया था जबकि एडल्ट्स को सबसे पहले वैक्सीन दी गई थी। तो यहाँ पे क्या है, ए एंड बी बोथ आर ट्रू, सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। वापस देख लीजिए, वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन बिकॉज दे हैव माइल्डर इन्फेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, गिवन बिलो आर 4 रियल लाइफ सिचुएशन। नीचे 4 रियल लाइफ सिचुएशन दी हैं जो कि क्या किसको पर्टेन कर रही हैं, कोविड-19 जो पेंडेमिक था उसको ये शो कर रही हैं। चूज द ऑप्शन विच परफेक्टली डिस्क्राइब ए हायर रिस्क ग्रुप। अब हमें इनमें चारों में से वो ग्रुप बताना है जिसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। पहला है ग्रुप ए, फिर है ग्रुप बी, फिर है ग्रुप सी और फिर है ग्रुप डी। ग्रुप ए के अंदर होता है एसिम्प्टोमेटिक चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स हु कैन इजीली स्प्रेड द डिजीज फार एंड वाइड। पहली बात तो एसिम्प्टोमेटिक बच्चा है, यानी कि बच्चे के अंदर सिम्टम ही नहीं है और अडल्ट के अंदर भी सिम्टम नहीं है, जो इजीली स्प्रेड होता है डिजीज को, जो इजीली स्प्रेड करे। जब बच्चे के अंदर सिम्टम ही नहीं है तो वो स्प्रेड क्या करेगा, तो ये तो वैसे ही हट गया। चिल्ड्रन विद प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, वो बच्चे जिनमें प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और क्रोनिक डिजीज, तो ये क्या होगा, एक हाई रिस्क ग्रुप है। अडल्ट्स विद प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, ये भी हाई रिस्क ग्रुप है क्योंकि बड़े लोग जिनके अंदर पहले से ही कुछ मतलब क्रोनिक डिजीज प्रेजेंट है, किसी के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वेरी यंग चिल्ड्रन वेदर विद और विदाउट प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, इसके अंदर कोई डिजीज ही नहीं है क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, विद और विदाउट प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। और यहाँ पे क्या है, वेरी यंग चिल्ड्रन, इनके अंदर तो वैसे भी इन्फेक्शन कैसा होता है, बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है, तो इनकी बॉडी इतनी जल्दी अफेक्ट नहीं करती है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। और यहाँ पूछा क्या था, रियल लाइफ सिचुएशन जिनके अंदर हाई रिस्क इन्फेक्शन होता है, सो द ऑप्शन बी एंड द सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आफ्टर वैक्सीनेशन ए पर्सन हैज़ ए ग्रेट चांस ऑफ इन्फेक्शन। वैक्सीनेशन के बाद एक बंदे के अंदर ग्रेट चांस ऑफ इन्फेक्शन होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि वैक्सीन का तो काम ही यही होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, वो क्या करता है, जितने भी पैथोजेंस होते हैं यानी कि जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनकी अगेंस्ट फाइट करता है। द माइनर साइड इफेक्ट्स इंडिकेट दैट ए पर्सनस बॉडी इज बिल्डिंग प्रोटेक्शन। जो माइनर साइड इफेक्ट होता है वो ये इंडिकेट करता है कि पर्सन की जो बॉडी है वो प्रोटेक्शन को बिल्ड कर रही है। बिल्कुल सही बात है। जब हमने कोविड-19 वैक्सीन लगवाई थी तो हमारे हाथ में दर्द होने लगा था, कई लोगों को हल्का सा फीवर आया था, उसका मतलब क्या था कि हमारी बॉडी जो है उस वैक्सीन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर रही है। नेक्स्ट है, कोविड-19 इन्फेक्शन इज रेयर अमॉन्ग चिल्ड्रन। बिल्कुल सही है कि जो कोविड-19 इन्फेक्शन था वो 18 से नीचे वाले बच्चों के लिए कैसा था, बहुत माइल्ड था। उन बच्चों में इवन ये इन्फेक्शन हो भी नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चों की इम्यूनिटी जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है और जैसे ही बॉडी 18 से ऊपर जाती है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ए इज फॉल्स बट बी एंड सी आर ट्रू। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर 4 सिचुएशंस। नीचे 4 सिचुएशन दिए गई हैं वेयर द सेकेंड शॉट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, जब दूसरी डोज लगी थी कोविड-19 वैक्सीन की, शुडंट बी एडमिनिस्टर्ड, उसको एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच परफेक्टली डिस्क्राइब सच ए सिचुएशन, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करता है। इमीडिएट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू अ फर्स्ट डोज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन, जो पहली कोविड-19 की वैक्सीन लगी थी उसमें इंसान को तुरंत एलर्जिक रिएक्शन हुई थी। बिल्कुल सही बात है, जब पहली डोज लगी थी कोविड-19 की उसके बाद सब लोगों को कुछ कुछ इन्फेक्शन हुआ था। पोस्ट वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट्स गो अवे आफ्टर ए फ्यू डेज, ये तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि सेकेंड शॉट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन शुडंट बी एडमिनिस्टर, मतलब दूसरी डोज जो लगी थी उसके लक्षण इसमें नहीं एडमिनिस्टर होने चाहिए। तो वैक्सीनेशन के बाद जो साइड इफेक्ट्स थे वो चले गए थे कुछ दिन के बाद, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है। इसमें गलत क्या है, देयर आर नो साइड इफेक्ट्स लाइक फीवर, बॉडी एक एंड टायर्डनेस आफ्टर वैक्सीनेशन, ये गलत है क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखे थे। बॉडी टायर्ड फील हुई थी, बॉडी एक हुआ था, फीवर भी आया था। रेडनेस या टेंडरनेस पेन वेयर यू गॉट द शॉट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही बात है। जो रेडनेस होती है
जब आप कहीं पे भी इंजेक्शन लगवाते हो तो वहाँ पे हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, तो रेडनेस होती है, टेंडरनेस होती है जहाँ पे भी हम शॉट को इंजेक्शन को लगवाते हैं, और वो कुछ टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एंड डी आर ट्रू, सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स द सेम एज इवेल्युएटेड। इवेल्युएटेड का मतलब होता है आपका, इसमें पहली बात तो सिनोनिम बताना है। इवेल्युएटेड का मतलब होता है किसी चीज को जांचना और परखना। इंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को इंडिकेट करना, हम बोलते नहीं है दिस हैज बीन इंडिकेटेड। एक होता है डिस्क्राइब, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना। रिवील्ड मतलब किसी चीज को रिवील करना, किसी चीज को खोलना। द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, द रिजल्ट हैज बीन रिवील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, असेस्ड। असेस्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इवेल्युएट करना या किसी भी चीज को जांचना या फिर किसी भी चीज को परखना, ठीक है, जांचना या परखना या किसी भी चीज को टेस्ट करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 99, एंड फाइट्स ऑफ द वायरस। फाइट्स ऑफ जो है मतलब वायरस जो है उससे उसने फाइट किया। तो यहाँ पे जो फाइट्स ऑफ है ये कैसे यूज होता है, एज एन एडवर्ब। जो ऑफ होता है ना वो एक एडवर्ब की तरह भी यूज होता है और एक प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होता है। इसका मेन काम होता है किसी भी सेंटेंस में सेपरेशन जो है उसको दिखाना या फिर उस चीज को डिस्कनेक्ट करना, ठीक है, या तो वो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा या फिर सेपरेशन दिखाएगा। जैसे ही ड्रॉव ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या है वो उसको डिस्कनेक्ट कर रहा है। जैसे ही शी गॉट ऑफ द ट्रेन, मतलब उस ट्रेन से उतर गई, मतलब जैसे ही नेक्स्ट स्टॉप आया शी गॉट ऑफ द ट्रेन, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको अलग किया गया। तो यहाँ पे व्हेन शी गॉट ऑफ द ट्रेन यहाँ पे एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है, एंड शी वेव्ड एंड ड्रॉव ऑफ यहाँ पे क्या हुआ है, वो एज एन एडवर्ब काम किया है। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ में देखा था इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेज द वायरस एंड फाइट्स ऑफ द वायरस, वायरस से क्या करता है, वो लड़ता है। तो यहाँ क्या होगा, एडवर्ब। ये क्या कर रहा है, वर्ब से उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका पोयम, यू नो द ग्रास इज लाइक मी। आप जानते हो कि जो घास है वो मेरी तरह है। इट्स ट्रू नेचर रिवील्ड, इसका जो ट्रू नेचर है वो क्या होता है, रिवील होता है। व्हेन ट्रोडन अंडर फुट, जब इसको पैर के नीचे दबाया जाता है या पैर के नीचे रखा जाता है। बट व्हेन ड्रेंच्ड, और जब इसको पानी में पूरी तरह से भिगा देते हैं। डज इट बियर विटनेस, क्या ये किसी टाइप की विटनेस को बियर करती है। टू बर्निंग डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस मतलब किसी भी काम को आप बहुत आसानी से करते हैं और उसमें भी आपको इंसल्ट किया जाता है। और ब्लेजिंग फ्यूरी, ब्लेजिंग मतलब चमकीला और फरी मतलब क्रोध। यस द ग्रास इज लाइक मी, इट लिफ्ट्स इट्स हेड, ये क्या करती है, अपना सर ऊपर उठाती है। ओनली टू बी कंटिन्यूअली शीयर्ड, कंटिन्यू कटने के लिए या उतरने के लिए। जब घास लंबी हो जाती है तो हम उसको कट ही तो कर देते हैं, तो घास अपना सर ऊपर उठाती है लेकिन हम उसको क्या करते हैं, कुचल देते हैं। इनटू फ्लैट वेलवेट बाय द फ्रेंचाइज्ड मशीन, और जो वेलवेट मतलब बिल्कुल उसको चिकना कर देते हैं, कैसे, जो मशीन आती है उसके थ्रू। हाउ मेनी वेज डू यू हैव टू फ्लैटन ए विमन, आप एक औरत को दबाने के लिए कितने रास्ते हैं जो अपनाएंगे। बट द अर्थ एंड विमन कंटिन्यू टू राइज अप, लेकिन ये जो धरती है और यहाँ पे जो औरतें हैं वो अपने आप को ऊपर उठाने का हमेशा कोशिश करती हैं। इफ़ यू आस्क मी यू हैड द राइट आइडिया, अगर आप मुझसे पूछें तो ये आपका सही आइडिया था। अ फुटपाथ वॉज स्पॉट ऑन, एक फुटपाथ जो है उसको स्पॉट किया गया। दोज हु कांट एंड्योर, जो उसको एंड्योर नहीं कर सकते। आर पैच डाउन इनटू द स्कॉच्ड अर्थ, पैच डाउन मतलब किसी को नीचे दबा देना, किसी को कुचल देना। इनटू द स्कॉच्ड अर्थ, स्कॉच्ड अर्थ का मतलब होता है किसी चीज को बर्न करना, ठीक है, जिससे उसका कलर तो चेंज हो सके लेकिन वो डिस्ट्रॉय ना हो। मेयरली स्ट्रॉ, मेयरली मतलब भूसा, केवल भूसा। अ पाथ फॉर द ऑपरेसर्स, ऑपरेसर का मतलब होता है जिसे हम उत्पीड़क बोलते हैं, अत्याचारी बोलते हैं। नॉट ग्रास, यू नो ग्रास इज लाइक मी, आप जानते हो कि ग्रास जो है वो मेरे जैसी है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि पोयम जो है, बेसिकली इस पोयम में औरतों के बारे में बताया गया है और औरत और घास जो है उसको आपस में कंपेयर किया गया है कि घास जो होती है उसको बार बार कुचला जाता है, उसको मशीन से कट किया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना सर बार बार उठाती है और बार बार अपनी ग्रोथ शो करती है। ऐसी औरतों के बारे में है कि जो औरतें आवाज उठाती हैं या अपने लिए स्टैंड लेती हैं उनको बार बार दबाया जाता है। इन विच मूड डज द पोयम कंक्लूड, ग्लूमी, साइनिकल, डेफिएंट और रिफ्लेक्टिव। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, तो यहाँ पे उदासी की कोई बात नहीं हुई है। साइनिकल किसी को स्वार्थी समझने वाला, तो यहाँ किसी को स्वार्थी भी नहीं समझा है। डेफिएंट खुल्लम खुल्ला अवज्ञा करने वाला, तो यहाँ पे क्या है, डेफिएंट पोयम है कि कई जो लेडीज होती हैं जो स्ट्रॉन्ग हेडेड होती हैं वो क्या करती हैं, अगर उनको कोई चीज गलत लगती है दे रेज दियर वॉइस। रिफ्लेक्टिव मतलब विचारशील, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोयम है
उसमें बेसिकली क्या कन्वे करने की कोशिश की है कि जो घास होती है उसको बार बार कट किया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, लेकिन वो बार बार फाइट करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है हु अकॉर्डिंग टू द पोयम वुड यू एसोसिएट विद ऑप्रेसर। ऑप्रेसर का मतलब होता है निरंकुशवादी, ठीक है। तो यहाँ पे पोयम के अकॉर्डिंग आप इससे किसको एसोसिएट करेंगे, ये होता है आपका सबमिसिव वुमन। सबमिसिव वुमन होती है आपकी आज्ञाकारी और नम्र औरत। इग्नोरेंट मैन होता है आपका जब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान हो। ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाह। पैट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्तात्मक, जहाँ पे पूरी पावर जो होती है वो मेल्स के हाथ में होती है। तो यहाँ पे हम किसको एसोसिएट करेंगे ऑपरेसर्स में, सबमिसिव विमन, ठीक है। जो आज्ञाकारी या नम्र औरतें होती हैं उनको यहाँ पे हम ऑपरेसर के साथ एसोसिएट करेंगे। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है द पोएम्स प्रॉमिस लाइज इन। जो पोएम है उसका जो प्रॉमिस है उस मतलब इस पोएम का पूरा एग्जैक्टली सार क्या है। रीजनरेशन, विलिफिकेशन, रिवोल्यूशनरी वायलेंस और कंप्लाइंस। रीजनरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोबारा से जनरेट करना, यानी कि नई इन्फॉर्मेशन वापस निकालना। जैसे घास होती है उसको बार बार काटा जाता है लेकिन फिर भी वो रीजनरेट हो जाती है। विलिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बदनामी करना या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज करना है, निंदा करना। रिवोल्यूशनरी वायलेंस होता है जो एक पॉलिटिकल एक्शन जो होता है ना उसको दिखाता है। रिवोल्यूशनरी मतलब टाइम टाइम पे अपने आप को चेंज करके किसी भी सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाना, ठीक है। कंप्लाइंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अनुपालित करना। तो यहाँ पे क्या है, जो पोयम है उसका जो प्रॉमिस है वो किस चीज़ में है, दैट इज़ योर रिवोल्यूशनरी वायलेंस। रिवोल्यूशनरी वायलेंस का मतलब होता है जैसे घास होती है, घास को आप बार बार काटते हो, ठीक है। घास को जब आप बार बार काटते हो तो बार बार अपना सर ऊपर उठाती है, बार बार अपने तरीके से आगे वो ग्रो करती है। तो जो डोमिनेंट सोसाइटी है वो क्या करती है, औरतों की जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन औरतें वापस अपनी वॉइस उठाती हैं फ्रीडम के लिए और उसके लिए वो लड़ती हैं। तो यहाँ पे जो रिवोल्यूशनरी स्टेप लेती हैं डोमिनेंट सोसाइटी के अगेंस्ट में, इसलिए यहाँ पे इसको रिवोल्यूशनरी वायलेंस बोला है। वॉट लिटरेरी डिवाइस डज द टिटुलर नेम इंक्लूड। जो टिटुलर है उसके नेम में कौन सी लिटरेरी डिवाइस है। रिफ्रेन एंड मेटानमी, मेटाफर एंड कंसीट, रिफ्रेन एंड सिमिली, सिमिले एंड एपोस्ट्रॉफी। तो यहाँ पे क्या है, रिफ्रेन एंड सिमिले। जो ग्रास इज लाइक मी है ना, यहाँ पे एक लाइन आपने देखी होगी, द ग्रास इज लाइक मी। तो ये लाइन जो है ना वो बार बार रिपीट हुई है, तो ये यहाँ पे एज ए रिफ्रेन काम कर रही है, क्योंकि मल्टीपल टाइम जब आप बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हो जिससे कि आप उस चीज़ को एम्फेसाइज कर सको कि यहाँ पे हम ये चीज़ है जो कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या करती है, यहाँ पे एक रिदमिक पैटर्न बना रही है। ये जो रिपीटिशन है बार बार, अगर आप किसी भी लाइन को बार बार रिपीट करोगे तो उसमें क्या होता है, आपका अटेंशन ग्रैब होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ वो एक इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ेगी। तो ग्रास इज लाइक मी क्या हुआ, रिफ्रेन। और अगर सिमिले की बात करें तो टिट्यूलर जो नेम है वो सिमिले है, क्योंकि इसको किससे कंपेयर किया है डायरेक्टली, जो स्पीकर है उसने इसको डायरेक्टली किससे कंपेयर किया है, घास से। जैसे यहाँ पे बोला है ना, द ग्रास इज लाइक मी, मी कौन है यहाँ पे, टिट्यूलर। तो ग्रास कैसी है, बिल्कुल मेरे जैसी है। तो लाइक और एस जहाँ पे आ जाता है वहां पे क्या होता है आपका सिमिले पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है इट लिफ्ट्स इट्स हेड। ये क्या करती है, अपना सर ऊपर उठाती है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है जो इस लाइन के फेवर में सही है। ग्रास ग्रोज अप अगेन, ग्रास इज पर्सोनिफाइड, इट्स अ फैलेसी, ग्रास इज यूज्ड एज ए मेटाफर। तो ग्रास जो है उसको क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है। जो औरतें होती हैं वो अपना सर बार बार ऊपर उठाती हैं, चाहे आप उसको कितना भी फ्लैट करने की कोशिश करो, कितना भी दबाने की कोशिश करो। तो मेटामॉर्फिकली ये क्या है, एक टाइप से आपने उसको मानवीकरण अलंकार जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वुमन है और जो ग्रास है उसको क्या किया है, पर्सोनिफाई कर दिया है। जैसे ग्रास जो है वो अपना सर ऊपर उठाती है, तो घास का कोई सर थोड़ी होता है, वो तो ह्यूमन बॉडी का होता है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया है, उसको कंपेयर कर दिया, ठीक है। जैसे हम घास को बार बार काटते हैं ऐसे ही औरतें जो होती हैं उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है, लेकिन फिर भी घास ऊपर उठती है और ग्रो करती है। ऐसी औरतें जो है उनको कितना भी क्रश करने की कोशिश करें वो आगे बढ़ती ही रहती हैं। तो यहाँ पे ग्रास जो है वो औरतों को पर्सोनिफाई कर रही है। सो द ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच कैटेगरी ऑफ वुमन डज द पोइट रेफर टू इन दोज हु कांट एंड्योर आर पेस्ट डाउन। यहाँ पे कौन सी कैटेगरी की औरतें हैं जो कवि ने रेफर की हैं इस लाइन में, दोज हु कांट एंड्योर, जो सहन नहीं कर सकती उन्हें दबा दिया जाता है। फेमिनिस्ट, विमेन विद वॉइस, डोमिनेंट और
सबसर्विएंट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि दोज हु कांट एंड्योर, जो लोग सहन नहीं कर पाते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, उनको क्या करते हैं, नीचे कुचल दिया जाता है। सो द ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे जो पेस्ट डाउन है वो क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसी औरतें जो अपनी आवाज उठाती हैं उनको सप्रेस किया जाता है। तो ये जो पेनफुल चीज होती है, मतलब ये दर्द भरी जो चीज होती है कि जब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो या अपने लिए आवाज उठा रहे हो तो आपको पीछे खींचने की कोशिश की जाती है, ठीक है, जैसे घास को बार बार कुचल के काटा जाता है। तो यहाँ क्या होगा, विमेन विद वॉइस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 106। इन अ क्लासरूम इफ अ टीचर राइट्स अ टॉपिक ऑन द बोर्ड। मान लीजिए कोई क्लासरूम है, उसने टीचर ने कोई टॉपिक लिखा किस पे, बोर्ड पे, और बच्चों को बोला कि वो उनकी हेल्प करें इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में और जो कंसेप्ट है उसको लिखने में। इन क्लस्टर, क्लस्टर की फॉर्म में यानी कि ग्रुप की फॉर्म में, अराउंड द सेंट्रल टॉपिक, जो भी सेंट्रल टॉपिक है उसके चारों तरफ। व्हाट इज द टीचर डूइंग, वर्ड मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फ्री एसोसिएशन, क्विक लर्निंग, क्विक राइटिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वर्ड मैपिंग होती है वो यहाँ पे यूज हुई है। वर्ड मैपिंग का मतलब होता है जिसमें बच्चे को आप कॉन्सेप्ट मैपिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग या फिर कोई चीज जो वो अपनी आंखों से देख पाता है, विजुअली देख पाता है, उस चीज को प्रमोट करते हैं जिससे बच्चे का कोई भी जो कॉन्सेप्ट है, नया वर्ड है या नया कोई कॉन्सेप्ट है, उसको बच्चा प्रॉपर तरीके से समझ पाए। इसमें हम क्या करते हैं, चीजों को विजुअलाइज करते हैं। वर्ड के बीच में यहाँ पे चीजें विजुअलाइज होती है, वर्ड और उसका जो मीनिंग होता है उसके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे आप बच्चे को अपना दिमाग यूज करने के लिए फ्री छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 107। इन द प्राइमरी क्लासेस इट इज रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग। जो छोटी क्लास होती है 1 से 5 तक की, उसमें ये बोला जाता है, ये रिकमेंड किया जाता है कि बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाइए। क्यों, क्योंकि इट इनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड वेल, इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेज, इट इज ईजी टू टीच इन, इट हेल्प्स टू मैनेज द क्लास वेल। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, जब हम समावेशी शिक्षा पढ़ते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये चीज बोली गई है कि जब आप बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाते हो या मदर टंग में समझाते हो तो बच्चा चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाता है, बच्चे के जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाते हैं। बच्चा चीजों को क्या करता है, बच्चा क्लास में अपने आप को सिक्योर फील करता है, उसको ऐसा लगता है आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लास। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज ए सबसेट ऑफ फंक्शनल ग्रामर एंड इट्स अप्रोच इन टीचिंग विल अलाउ स्टूडेंट टू। जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होती है, यानी कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज होती है, बात करने का जो तरीका होता है, वो एक सबसेट होता है किसका, फंक्शनल ग्रामर का। और इसकी जो अप्रोच होती है टीचिंग में, वो बच्चों को अलाउ करेगी स्ट्रक्चर को लर्न करने में और एक्यूरेटली यूज करने में, स्ट्रक्चर को यूज करने में जो आउटपुट होता है उसकी रेंज में, ग्रामर को लर्न करने में मीनिंगफुल कम्युनिकेशन के थ्रू, टीचर्स को इनेबल करती है स्टूडेंट्स को एक्सपोज करने से ग्रामर में लोअर क्लासेस में। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो होता है वो एक टाइप का लैंग्वेज टूल है। लैंग्वेज क्या होती है, एक व्हीकल होता है जिसमें हम अपने एक्सप्रेशन जो हैं उनको बताते हैं, हम सामने वाले को समझते हैं, सामने वाले को कुछ चीजें समझाते हैं। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है उसका मेन काम होता है कम्युनिकेटिव डायमेंशन। मतलब कम्युनिकेटिव का मतलब ये होता है कि बच्चा कितने अच्छे तरीके से लैंग्वेज को यूज कर पा रहा है, कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को वो समझा पा रहा है। तो कितने अच्छे तरीके से वो ओरली समझा पा रहा है, कितने अच्छे तरीके से वो रिटन में लिख पा रहा है, ये सारी चीजें क्या होती है आपकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के कम्युनिकेशंस आते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को आपने कोई स्टोरी लिखने भेजी या फिर बच्चे को आपने कुछ ग्रामेटिकल कोई भी टॉपिक लिखने के लिए बोला, तो इस केस में बच्चा क्या है, अपनी रियल लाइफ सिचुएशन को यूज करके अपने ही वर्ड्स में उसको फ्रेम करके लिखेगा। लेकिन लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि बहुत इफेक्टिव हो। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे होता है ग्रामर को लर्न करना मीनिंगफुल कम्युनिकेशन के थ्रू। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन मतलब अर्थपूर्ण कम्युनिकेशन हो, ऐसे नहीं कि कोई भी बकवास करने लग रहे हैं क्लास में, नहीं। ग्रामर अगर याद रखनी है तो उसके लिए मीनिंगफुल कम्युनिकेशन जरूरी होता है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। सुभाष हैज द एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट चीज और इसमें देख लीजिए, करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। सुभाष हैज द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेजेस। जो सुभाष है उसकी अंदर एबिलिटी है लैंग्वेज के बारे में बात करने की और लैंग्वेजेस के बारे में सोचने की। तो ये मल्टीलिंग्विस्टिक अवेयरनेस है,
फनेमिक अवेयरनेस है, सिंबॉलिक अवेयरनेस है और परसेप्चुअल स्किल है। तो लैंग्वेज क्या होता है, एक टूल होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इजीली कम्युनिकेट करते हैं और प्रॉपर तरीके से अपनी बात सामने वाले को समझा पाते हैं। मल्टीलिंग्विस्टिक अवेयरनेस होती है जिसमें आप बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है उसके बारे में अपने आप को मतलब अवेयरनेस रखते हो, जैसे हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, संस्कृत भी आती है, तमिल, उर्दू सब आती हैं, ठीक है। फोनेमिक अवेयरनेस होती है जिसमें फोनेम्स जो होते हैं उनका ज्ञान होता है, जो स्वर होते हैं उनका जब आपको ज्ञान हो तो उसे हम बोलते हैं फोनेमिक अवेयरनेस। सिंबॉलिक अवेयरनेस होती है जहाँ पे आप सिंबल्स के थ्रू लैंग्वेज को समझते हो, जैसे ट्रैफिक लाइट होती है या फिर कहीं डेंजर साइन होता है। परसेप्चुअल स्किल होती है किसी भी चीज़ के बारे में अपनी एक थॉट प्रोसेस को जनरेट करना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि क्या पूछा है, सुभाष जो है उसके अंदर कैसी एबिलिटी है, लैंग्वेजेस के बारे में सोचने की और बात करने की। यहाँ पे क्या है, लैंग्वेजेस, तो ये क्या हुआ, मल्टी लिंग्विस्टिक अप्रोच। अ पैराग्राफ इन इंग्लिश विल बी कंसीडर्ड गुड इफ इट, एक पैराग्राफ जो होता है इंग्लिश में वो बहुत अच्छा कंसीडर होगा अगर ये डिस्क्रिप्टिव है, अगर ये अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, अगर उसके जो आइडियाज़ हैं उनको कोहेरेंट वे में प्रेजेंट किया गया है। तो कोई भी पैराग्राफ या फिर कोई भी आर्टिकल आपको तब कब अच्छा लगेगा जब एक तो बहुत इफेक्टिव तरीके से लिखा हुआ हो, दूसरा सामने वाले ने जो भी लिखने की कोशिश की है वो आपको ईजिली समझ में आए। मान लीजिए क्वेश्चन है, अगर ये अच्छे तरीके से फ्रेम नहीं होता, ना इसका सब्जेक्ट प्रॉपर होता, ना वर्ब प्रॉपर होती, ना ऑब्जेक्ट प्रॉपर होता, तो आपको क्वेश्चन समझ में आता नहीं आता। सेम गोज विद कि आप जो भी आइडिया है उसको एक इतने अच्छे तरीके से, इतना इफेक्टिव और वेल मैनर्ड तरीके से लिखो कि सामने वाले को प्रॉपर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो जो पैराग्राफ है इंग्लिश में वो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज नहीं है, ना ही वो गुड होता है हैंडराइटिंग में, ना ही उसका पंक्चुएशन करेक्ट होता है, बल्कि वो आइडियाज को प्रेजेंट करता है कोहेरेंट वे में। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग, जो कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग है उसके जो आइडियाज हैं उनको बताइए। तो जो कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग होती है उसका मतलब होता है एक दूसरे को हेल्प करके आगे कैसे आप भाषा का अधिगम करते हो। एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन। लैंग्वेज एक्विजिशन बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस होती है, इसमें आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में लैंग्वेज को अपने आप गेन कर लेते हैं। इसमें पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होता है, मतलब आप पॉजिटिव तरीके से एक दूसरे से लैंग्वेज को सीखते हैं। ग्रुप फॉर्मेशन होता है, कई बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, हर इंसान की खुद की एक अकाउंटेबिलिटी होती है, जितना इफेक्टिव तरीके से आप बोलोगे या जितना अच्छे तरीके से आप भाषा को सीखोगे तो वो खुद की एक अकाउंटेबिलिटी है। और सोशल स्किल्स, कि कितना अच्छे से आप सोशल इंटरेक्शन कर रहे हो, समाज में रह के आप लैंग्वेजेस को सीख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिपेंडेंस, जबकि लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, इंटर डिपेंडेंस। तो ये तो वैसे ही हट गया, यहाँ पे सही है पॉजिटिव, ये इंटर डिपेंडेंस है। इंटर डिपेंडेंस मतलब होता है अपने आप पे ही डिपेंडेंट रहना, जबकि इंटर डिपेंडेंस में क्या होता है, आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हो। यहाँ भी इंटर डिपेंडेंस है तो ये भी हट गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 112, लैंग्वेज इज पीपल, भाषा क्या है, लोग हैं। लैंग्वेज इज पर्सन इन कॉन्टैक्ट, लैंग्वेज इज पर्सन इन रिस्पॉन्स। दिस आइडिया रेफर्स टू इंटरेक्शन व्यू। इंटरेक्शनल व्यू का मतलब होता है कि जो भाषा होती है वो क्या है, कम्युनिकेट करने के लिए आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सो द कम्युनिकेटिव डिवाइस इज ओनली लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो होती है वो इंटरेक्शन व्यू होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। कॉग्निटिव व्यू को क्या होता है, क्या आप चीज़ों को कितने अच्छे से मेमोराइज कर रहे हैं, चीज़ों को कितने अच्छे से समराइज कर रहे हैं, ये होता है कॉग्निटिव व्यू। दूसरा अगर हम बात करें कि बिहेवियरिस्टिक व्यू होता है आपका व्यवहारवाद, जिसमें BF स्किनर आता है, EL थॉर्नडाइक आता है, पावलोव आता है, जिसमें इन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, भाषा लोग है, भाषा कॉन्टेक्ट में जो इंसान है वो है, लैंग्वेज इज पर्सन इन रिस्पॉन्स। तो भाषा जो है उसको सेंटर में रख के आप कैसे लोगों के साथ आपस में बनते हो उसे ही हम बोलते हैं इंटरेक्शनल व्यू। सो द ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट है स्कैनिंग इज ए रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स लर्नर्स टू। एक होता है स्कैनिंग और एक होता है आपका स्किमिंग। जो स्किमिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, जिस्ट ऑफ द पार्ट लेते हैं, मतलब आप जल्दी से उस पार्ट को जल्दी जल्दी पढ़ते हो, किस लिए, सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, तो हम उसको बहुत जल्दी जल्दी स्किप कर करके पढ़ते हैं। और स्कैनिंग होता है जहाँ पे आप एक किसी पर्टिकुलर पीस को ढूंढने के लिए बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को पढ़ते हो। जब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है तो हम न्यूज़पेपर बहुत जल्दी जल्दी फिनिश कर देते हैं, हेडलाइन पढ़ी और ख़त्म किया। लेकिन अगर कोई जॉब का आर्टिकल निकला हो या फिर कुछ किसी को घर खरीदना हो उसका आर्टिकल हो, तो हम उसको बहुत ध्यान से और बहुत डीप तरीके से उसको पढ़ते हैं। इसमें जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो बहुत डीप होती है, जबकि इसमें जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो आउटर होती है। ये एक्सटेंसिव रीडिंग होती है जबकि ये इंटेंसिव रीडिंग होती है। तो यहाँ क्या है, ड्रॉ आउट द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। जो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर निकालना। एनरिच दियर वोकेबलरी, वोकेबलरी को एनरिच करना इसका काम नहीं है। डेवलप कॉम्पिटेंस इन लिंग्विस्टिक आइटम, जो कॉम्पिटेंस की भावना है लिंग्विस्टिक आइटम में उसको डेवलप करना नहीं। नो मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के जो मीनिंग है उसको जानना, ये भी इसका मतलब नहीं होता है। तो यहाँ क्या होगा, कोई भी जो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको ड्रॉ आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 114। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल पुट्स मेन एम्फेसिस ओवर सिमेंटिक एंड कम्युनिकेटिव डायमेंशन। कौन सा मॉडल जो है वो इम्फेसाइज करता है सिमेंटिक और कम्युनिकेटिव जो डायमेंशन है उसके ऊपर, रेदर देन ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लैंग्वेज। जो लैंग्वेज होती है उसका जो ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसकी बजाय कम्युनिकेटिव डायमेंशन और सिमेंटिक डायमेंशन। यहाँ पे स्ट्रक्चरल मॉडल होगा, कॉग्निटिव मॉडल होगा, जनरल मॉडल होगा और फंक्शनल मॉडल होगा। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है आपका फंक्शनल मॉडल। सिमेंटिक मतलब होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों का मीनिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम चीज़ है। लैंग्वेज क्या होता है, एक टूल होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को डिफाइन कर पा रहे हैं। मेन एम्फेसिस किसके ऊपर होगा, सिमेंटिक और कम्युनिकेटिव डायमेंशन के ऊपर। जो फंक्शनल मॉडल होता है ना, इसकी मेन अप्रोच ही होती है सिमेंटिक और कम्युनिकेटिव डायमेंशन के ऊपर, क्योंकि जितना इफेक्टिव तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाओगे, जो लर्नर होता है वो कितने अच्छे तरीके से लैंग्वेज को यूज़ कर पा रहा है, सामने वाले को अपनी बात समझा पा रहा है, चाहे वो ओरल तरीके से हो, चाहे वो रिटन तरीके से हो, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो। इसमें जो ग्रामर होती है ना उसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मेन काम होता है कि बच्चा कितना फ्लुएंसी के साथ और कितना इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें बच्चे को कम्युनिकेट करवाया जाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज एज ए टूल होता है जिससे आप प्रॉपरली एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें। तो यहाँ पे किस पे एम्फेसिस होता है, सिमेंटिक और कम्युनिकेटिव। सिमेंटिक मतलब मीनिंग। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल मॉडल। स्ट्रक्चरल मॉडल होता है जिसमें बच्चा सेंटेंस जो है उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में याद करता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक होता है कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल जो होता है उसमें नई जो लैंग्वेज होती है उसको याद रखना, उसका समराइज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये सब किस में यूज होता है आपका कॉग्निटिव मॉडल। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। यहाँ पे बोला है टीचर शुड बी साइलेंट एज मच एज पॉसिबल इन क्लासरूम। जो टीचर होता है उसको साइलेंट होना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके उतना क्लासरूम में। और जो लर्नर होते हैं उनको एनकरेज करना चाहिए टू प्रोड्यूस एज मच एज लैंग्वेज एज पॉसिबल। मतलब बच्चे को तो आगे रखो और बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कम्युनिकेट करने दो। कलर चार्ट्स एंड कलर्ड क्यूजिनेयर रोड शुड बी यूज टू एलिसिट प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। कलर चार्ट्स यूज़ करो, कलर क्यूजिनेयर यूज़ करो, जिससे बच्चा प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन को डिफाइन कर पाए। साइलेंट वे मेथड जो होता है इस अप्रोच को क्या बोला जाता है, साइलेंट वे मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें लैंग्वेज लर्निंग होती है, भाषा का अधिगम करवाया जाता है। इसमें टीचर तो चुप रहता है जबकि लर्नर जो होते हैं वो कम्युनिकेशन में एंगेज कर दिए जाते हैं, जिससे वो अपनी लैंग्वेज को एक एफिशिएंट तरीके से डिफाइन कर पाएँ। यहाँ पे कलर चार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, कलर क्यूजिनेयर यूज़ की जाती है, जिससे प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन हो पाए। मान लीजिए कोई मैंगो है, अब मैंगो का आपने पोस्टर क्लास में लगा दिया तो बच्चे को वो दिख भी रहा है, कलरफुल भी है और बच्चा वहाँ से देखना सीख जाएगा। तो टीचर क्या करता है, कलरफुल जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को यूज़ करता है जिससे बच्चा इफेक्टिव तरीके से बोले और सही प्रोनाउंसिएशन यूज़ करे। ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है कि टीचिंग जो होती है वो अधिगम के कैसी होनी चाहिए, सबऑर्डिनेट होनी चाहिए। ठीक
ठीक है, मतलब जो अधिगम है, टीचिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, टीचर जो है वो साइलेंट रहना चाहिए और टीचिंग जो है वो अधिगम का सबऑर्डिनेट होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, साइलेंट वे अप्रोच विल बी द करेक्ट आंसर। नेचुरल अप्रोच होती है जिसमें बच्चे को डायरेक्ट सिखा दिया जाता है, बच्चे को ये नहीं किया जाता कि आप पहले मदर टंग में कन्वर्ट करो, बच्चे को डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है। लेक्सिकल अप्रोच होता है जिसमें वर्ड जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बच्चे को वर्ड टू वर्ड आप चीज़ें सिखाते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 116। अ सीईओ ऑफ ए कंपनी कॉल्स द सेल्स मैनेजर। एक कंपनी का जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो क्या करता है, सेल्स मैनेजर को कॉल करता है और एक रूल बुक जो है उसको हैंड ओवर करता है, बी सर्कुलेटेड इन हिजर ओन डिपार्टमेंट, और उसको सर्कुलेट करने के लिए बोलता है अपने डिपार्टमेंट में। इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, स्पाइरल और डायगोनल। ये जो कम्युनिकेशन होता है इसे हम बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे प्रोसेस होती है, ठीक है। ये तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप सामने वाले के मैसेज को अच्छे से नहीं समझ पाते, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने उसको रूल बुक हैंड ओवर की, अब उसको समझ में ही नहीं आया कि उसको करना क्या है आगे, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होता, खराब हो जाता, ठीक है। तो ये तब तक यूजलेस होता है जब तक जो मैसेज है उसको रिसीवर प्रॉपर तरीके से ना समझ पाए और उस पर अपना रिएक्शन वो डिफाइन ना करे। तो कम्युनिकेशन का बेसिक पर्पस क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनाना जिससे कि जो रिसीवर है वो उसको अच्छे से समझ पाए और जो मैसेंजर है वो प्रॉपर एक मैसेज को दे पाए, ठीक है। इसमें बेसिकली एक्सचेंज होता है थॉट्स का, आइडियाज़ का, ओपिनियंस का, फीलिंग्स का, इमोशंस का, ये सब एक प्रॉपर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब जो कम्युनिकेशन होता है वो एक तो ऑफिस मीटिंग्स वाले होते हैं जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, कुछ इनफॉर्मल होते हैं जैसे हम फ्रेंड्स में आपस में बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो होते हैं वो वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है और डायगोनल भी होता है। अब अगर हम बात करें कि वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये इस टाइप का कम्युनिकेशन है जिसमें दो लोग आपस में बात करते हैं, लेकिन एक कैसा होता है, सुपीरियर पोजीशन को होल्ड किए हुए होता है और एक कैसा होता है, सबऑर्डिनेट पोजीशन को होल्ड किए हुए होता है। एक कौन है यहाँ पे, सीईओ, तो ये कौन हुआ, सुपीरियर। ये कौन है, सेल्स मैनेजर, ये कौन हो गया, सबऑर्डिनेट, मतलब उससे नीचे है। तो ये होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर जो है वो क्या करेगा, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देगा, किसको, अपने सबऑर्डिनेट को, और जो सबऑर्डिनेट है वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा आगे उसको कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। ये होता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। अगर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें दो लोग जो होते हैं उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है और दोनों ही जो है इक्वल रैंक को होल्ड करते हैं। जैसे सीईओ जो है जब आपस में बात करेंगे तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज होती है, जो पोजीशन में तो हैं लेकिन अलग अलग लेवल पे, ठीक है। जैसे कोई मैनेजर है, कोई सीईओ है, कोई कुछ है, तो इसमें पोजीशन पे तो होते हैं लेकिन अलग अलग लेवल की हिरार्की पे, और दोनों के ही डिपार्टमेंट कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे ये सेल्स डिपार्टमेंट है, अब मान लीजिए कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा हो तो वो क्या होगा आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 117। बीइंग अ कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचर, मतलब हर कल्चर को रिस्पेक्ट करने वाला, एसेंशियली रिक्वायर्स, तो उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ही या शी शुड कंसीडर स्टूडेंट कल्चर एज एन एसेट। बिल्कुल सही बात है। कोई भी टीचर जो है, अगर आप कल्चरली रिस्पॉन्सिबल हो तो आपकी ये मोरल ड्यूटी होती है कि आप बच्चों का जो भी कल्चर है उसको एज एन एसेट यूज़ करो, मतलब एज ए टूल यूज़ करो। ही और शी शुड सपोर्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, उसको लर्निंग जो एनवायरनमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन क्रिएटिव लर्निंग अप्रोच। जो क्रिएटिव लर्निंग अप्रोच है उसमें उसको बेस्ड रख के उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। मल्टीकल्चरल जो एजुकेशन होती है उसमें क्या होता है, एक सारे बच्चे जो होते हैं उनके कल्चर को रिस्पेक्ट किया जाता है, बच्चे की जो कल्चर बैकग्राउंड है उसको एज एन असेट समझा जाता है, एज ए टूल यूज़ किया जाता है, और बच्चे के लिए जो लर्निंग अप्रोच है उसको कितना आप क्रिएटिव कर सकते हो उस चीज़ में इस चीज़ को यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ़ अ टीचर इज टू रेट ईच पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोडक्ट, अगर कोई टीचर है जिसको रेट करना है किसको, बच्चे के जो प्रोडक्ट हैं उसके हर पार्ट को या फिर बच्चे की प्रोसेस के हर पार्ट को,
देन विच टाइप ऑफ टूल विल बी इफेक्टिव। चेकलिस्ट क्या होता है, जैसे आपने कई बार फॉर्म भरे होंगे तो उसमें इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको टिक लगाना होता है, दिस इज योर चेकलिस्ट। एक होता है होलिस्टिक रूब्रिक, एक होता है एनालिटिकल रूब्रिक और एक होता है शेड्यूल। तो यहाँ पे हम किसको परफॉर्म करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक पार्ट जो है, ईच पार्ट जो है उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। तो यहाँ क्या होगा, एनालिटिकल रूब्रिक। रूब्रिक क्या होता है, एक स्कोरिंग टूल होता है जिसके अंदर हम कुछ क्राइटेरिया फिक्स करते हैं जिससे बच्चे का जो भी काम है उसको प्रॉपर तरीके से असेस किया जा सके। ठीक है, इसमें हम बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको डिफाइन करते हैं और बच्चे की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको प्रॉपर तरीके से उस पर, जैसे बच्चे की स्किल्स क्या है, बच्चा किस तरीके से बात करता है, बच्चे की लर्निंग आउटकम क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे के जहाँ भी लर्निंग गैप होगा उसको फिल कर सकते हैं, बच्चा कितनी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर रहा है उसको मालूम किया जाता है। मेनली दो टाइप के रूब्रिक्स यूज होते हैं, होलिस्टिक और एनालिटिकल। ठीक है, जो एनालिटिकल रूब्रिक होता है इसको तब यूज किया जाता है जब बच्चे के हर पार्ट का हमको क्या करना हो, एनालिसिस करना हो। हर पार्ट में हम क्या करेंगे, बच्चे को स्कोर देते हैं, बच्चे को फीडबैक दिया जाता है। तो इस तरीके से उस रूब्रिक को आप डिजाइन करते हो। रूब्रिक्स जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं जिसमें हम कॉलम्स जो है उनको यूज करते हैं, असेसमेंट जो है उसमें यूज किया जाता है। तो ये होता है आपका एनालिटिकल। होलिस्टिक रूब्रिक क्या होता है, जब आप किसी एक मतलब चीज को बच्चे की को डिफाइन करना हो, मतलब वो एक सिंगल रेटिंग स्कोर देगा बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस पे। होलिस्टिक मतलब कंप्लीट। तो अगर आपको क्विक स्कोरिंग करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, होलिस्टिक रूब्रिक। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि ये आपको समझ में आया। तो यहाँ क्या होगा, एनालिटिकल रूब्रिक। नेक्स्ट है द नॉलेज दैट वन हैज अबाउट वंस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड द एबिलिटी टू मॉनिटर टू प्रोसेस इज नोन एज। ज्ञान मतलब नॉलेज दैट वन हैज अबाउट, मतलब एक इंसान रखता है अपनी खुद के सोचने की जो प्रोसेस है उसके बारे में, और खुद की जो थॉट प्रोसेस है उसको मॉनिटर करने की जो एबिलिटी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन होता है जिसमें इंसान अपनी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ही रिफाइन करता है, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसको वो समझने की कोशिश करता है। तो मेटाकॉग्निशन सिंपल कुछ नहीं है, अपनी खुद की सोच को कितना प्रिसाइज तरीके से आप मॉनिटर कर पाते हो। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन होता है आपका संरक्षण। जीन पियाजे ने ये टर्म दी थी जिसमें हम मान लीजिए 2 बीकर लेते हैं, एक बीकर लंबा है और एक बीकर चौड़ा है, दोनों के अंदर इक्वल क्वांटिटी है सामान की, लेकिन बच्चे को क्या लगता है इसके अंदर सामान क्या है ज्यादा और इसके अंदर कम है। क्यों, क्योंकि उसको इस चीज का ज्ञान नहीं होता कि लेंथ और चौड़ाई जो है उसके ऊपर कोई भी जो अंदर का मटेरियल है वो चेंज नहीं होता, बस लेंथ और चौड़ाई का फर्क है। इसके फोल्डिंग होती है बच्चे को शुरुआती मदद देना या फिर शुरुआती ढांचा प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका मेटाकॉग्निशन विल बी करेक्ट। और अगर इसको सिंपल टर्म में समझना हो तो जब हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड योर मेटाकॉग्निशन। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। अ टीचर ऑफ क्लास 8 सेलेक्टेड ए पैसेज फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। कक्षा 8 की एक टीचर है जिसने एक पैसेज जो है उसको सेलेक्ट किया, कहाँ से, न्यूज़पेपर से, और उसमें हर 5वें वर्ड को उसने ड्रॉप किया, बच्चों को उसको भरना था वर्ड को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, ये कहलाता है आपका क्लोज क्वेश्चन। जो क्लोज क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिनको लास्ट में छोड़ देते हैं। वो जो वर्ड होते हैं वो किसको भरने होते हैं, बच्चों को खुद से भरने होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, बच्चे का जो दिमाग होता है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है, बच्चा ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है। तो ये आपके मतलब क्लोज क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई जस्ट होप कि आपको अच्छे से समझ में आता है। कई बार जब हम छोटे थे तो एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, स्टोरी वगैरह पूछे जाते थे, तो उसमें हम ये कोशिश करते थे कि उनको बीच में फिल कर दें, मतलब जैसे वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, देयर वाज, बीच में खाली छोड़ देते थे। तो वहां पे क्या है, हमको दिमाग लगा के खुद भरना होता था। तो ये एक टाइप से एक मेंटल एक्सरसाइज होती थी जिसमें बच्चे को मिसिंग वर्ड्स को खुद अपने तरीके से फिल करना होता था। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको चीजें क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।